बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आज अपन पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 8, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस, यानी एंजाइम की क्रियाविधि किस प्रकार होती है उसको अपन पढ़ेंगे बच्चों। तो उसके लिए अपन क्या है, इसमें वैज्ञानिक हैं तीन। इन तीन वैज्ञानिकों ने इनके बारे में बताया, हेनरी, माइकेलिस और मेंटेन। इन तीनों वैज्ञानिकों ने एंजाइम कैटालाइसिस की मैकेनिज्म को बताया। उन्होंने बताया कि जिस तरह से लॉक और की, यानी एक विशेष ताले की एक विशेष चाबी होती है जिससे उसको खोला जा सकता है, वो चाबी जिस प्रकार से उस ताले में फिट हो जाती है, उसी प्रकार से एंजाइम जो होता है उस पर वे ही क्रियाकारक आकर की क्रिया करते हैं, उस पर आकर के अधिशोषित होते हैं, जिनका आकार जो है इन एंजाइम के लिए बिल्कुल फिट हो जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि जो क्रियाकारक है इसकी आकृति उसी प्रकार से है जो इसके सक्रिय केंद्र पर फिट हो जाती है। तो उसी प्रकार से जो क्रियाकारक होंगे वो उस एंजाइम पर आकर के बाइंड हो जाएंगे, अधिशोषित हो जाते हैं। अधिशोषित होने के बाद में इनमें केमिकल रिएक्शन होती है। ये जो अभिकारक होते हैं ये आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं और इनमें केमिकल रिएक्शन होने के बाद में इनसे उत्पाद का निर्माण होता है इसकी सतह पर, यानी एंजाइम की सतह पर इससे उत्पाद का निर्माण होता है। और उत्पाद का निर्माण होते ही उत्पाद जो होता है वो एंजाइम से पृथक हो जाते हैं और एंजाइम पुनः उसी अवस्था में आ जाता है जैसा पहले था। यानी एंजाइम जो है इन अभिकारक को उत्पाद में बदल करके उससे मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये इसकी पूरी क्रियाविधि है बच्चों, कि जिस तरह से क्रियाकारक जो है वो एंजाइम से बाइंड होकर के उत्पाद का निर्माण कर लेता है। ये क्रियाविधि उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से लॉक एंड की सिस्टम होता है। एक विशेष ताले की विशेष चाबी होती है, एक विशेष एंजाइम के लिए एक विशेष क्रियाकारक आपस में एक दूसरे के कंप्लीमेंट होते हैं, पूरक होते हैं और वो इस तरह से बाइंड होकर के उस अभिक्रिया को संपन्न कर देते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपन पढ़ेंगे जियोलाइट उत्प्रेरण या आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण क्या होते हैं। देखो बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण या इसे हम कहते हैं शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस। क्या होता है ये कैटालाइसिस, किस प्रकार ये उत्प्रेरण होता है? यानी इस प्रकार के उत्प्रेरण में कैटालिस्ट जो होता है, उत्प्रेरक जो होता है वो सेलेक्ट करता है अभिकारक का। वो अभिकारक का सिलेक्शन खुद करता है अपने शेप और साइज के हिसाब से, यानी उसके जो छिद्रों का आकार होता है उस छिद्रों के आकार के आधार पर वो अभिकारकों का सेलेक्ट करता है और उन्हीं को ही अधिशोषित करके उनकी अभिक्रिया करवाता है। तो इसमें सिलेक्शन का जो कार्य होता है वो कैटालिस्ट खुद करता है। कैटालिस्ट करके आकार के अनुसार और उसका अभिक्रिया संपूर्ण करवाता है। तो अपन बात करते हैं आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण की, कि वह उत्प्रेरण जिसमें उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता जो होती है उसके छिद्रों के आकार, यानी उत्प्रेरक के छिद्रों के आकार अभिकारक और उत्पाद के आकार पर निर्भर करती है। यानी वे ही अभिकारक उस उत्प्रेरक पर क्रिया करेंगे जिनकी शेप जो है उसके छिद्रों के बराबर हो, जो उसमें फिट बैठ सके। वो ही अभिकारक केवल उन उत्प्रेरकों पर जाकर अधिशोषित होंगे, फिट हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग जो होता है, अभिक्रिया का वेग उत्प्रेरक के छिद्रों के आकार यानी पोर साइज तथा अभिकारक और उत्पाद के आकार पर निर्भर करता है, इसीलिए इसको कहा गया है आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक, यानी शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। शेप के आधार पर उत्प्रेरक का आकार कैसा है, क्योंकि छिद्रित होते हैं, पोरस होता है, माइक्रो पोरस कैटालिस्ट होता है, इनमें छिद्र होते हैं, तो ये छिद्रों के आकार पर बहुत ज्यादा सेलेक्टिव होता है। जितने छिद्रों का आकार होगा उतने ही आकार का केवल उसमें अभिकारक फिट बैठ सकता है, अधिशोषित हो सकता है। अपन देखते हैं तो ये कार्य कौन करता है, इस कार्य को कौन संपन्न करता है? तो बच्चों इस कार्य को संपन्न करता है एक विशेष प्रकार का उत्प्रेरक जिसको हम कहते हैं जियोलाइट। जियोलाइट उत्प्रेरक जो होता है वो ही इस कार्य को संपन्न करता है। तो हम बात करते हैं जियोलाइट की, कि जियोलाइट क्या होते हैं। जियोलाइट जो होते हैं वो हाइड्रेटेड एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं, यानी एल्यूमिनियम और सिलिकेट के बने होते हैं और इनमें जल के अणु पाए जाते हैं। ये माइक्रोपोरस होते हैं, 3D स्ट्रक्चर होता है इनका,
और इनकी संरचना जो होती है वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर यानी मधुमक्खी के छत्ते के समान इनकी आकृति होती है, उनके समान इनकी स्ट्रक्चर होता है जैसा अपन इसमें देख रहे हैं। और इनकी पोर साइज जो होती है, जियोलाइट जो होते हैं उनमें छिद्रों का आकार 260 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर तक पाया जाता है। इसका सामान्य सूत्र जो होता है Mn AlO2 का होल X SiO2 का होल Y और इस पूरे का होल Z MH2O, यानी कि इसका एक पूरा सामान्य सूत्र है जहां पर N जो है बच्चों वो धातु आयन पर उपस्थित आवेश होता है और X, Y, Z और M जो है वो इनमें उपस्थित अणुओं की संख्या होती है। धातु जो होती है उसके स्थान पर सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम आयन हो सकते हैं। अपन इसका स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों, तो इसका स्ट्रक्चर जो है इसकी संरचना में कई सारे छिद्र पाए जाते हैं, माइक्रोपोरस सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिसमें कैविटी से जुड़े हुए होते हैं। तो ये छोटे छोटे इसमें छेद पाए जाते हैं और इन छेदों के आकार के अनुसार, इन छिद्रों के आकार के अनुसार ही वे ही अभिकारक इन पर फिट बैठ सकते हैं जिनका आकार इनके बिल्कुल समान होता है और उनकी अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। हम ये देखते हैं 3D स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट। इसमें ये जो है ये रंध्र इसमें दिखा रखे हैं और ये चारों ओर इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स इस प्रकार से होते हैं कि इसमें कैविटी बन जाती है और कैविटी जो होती है बाहर पोर्स के रूप में खुलती है। तो इन पोर्स पर वो ही अभिकारक आते हैं जिनका आकार इनकी कैविटी या इनके पोर्स के बराबर होती है। तो इस प्रकार से ये क्रिया करता है, उसी शेप और साइज के अभिकारकों को लेता है जो इसमें फिट बैठ जाते हैं। इसमें कुछ सिलिकॉन परमाणु जो होते हैं वो एल्यूमिनियम द्वारा प्रतिस्थापित होकर के, क्योंकि पूरा सिलिकॉन का होता है तो उसमें एल्यूमिनियम प्रतिस्थापित होकर के एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सिलिकॉन इस नेटवर्क का निर्माण कर देता है। तो इसकी जियोलाइट की संरचना में ये नेटवर्क पाया जाता है सिलिकॉन ऑक्सीजन एल्यूमिनियम का। ठीक है बच्चों, अब अपन देखते हैं कि जियोलाइट किस प्रकार से कार्य करता है। देखो बच्चों, अपन बात करते हैं कि जियोलाइट किस प्रकार कार्य करता है, हाउ टू वर्क। तो अपन जब भी है जियोलाइट जो कार्य करता है उस जियोलाइट को सबसे पहले क्या करते हैं, गर्म किया जाता है, हीट करते हैं, उसको गर्म करते हैं ताकि उसमें उपस्थित जो जल के अणु होते हैं वो उसमें से बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ही जल के अणु उसमें से रिमूव हो जाते हैं तो उसके पोर्स जो होते हैं वैकेंट हो जाते हैं, उनके छिद्र जो है खाली हो जाते हैं ताकि उसमें अभिकारक अणु आ सकें और उसमें क्रिया कर सकें और उत्पाद का निर्माण कर सकें। इसलिए उनको क्या है, गर्म करना जरूरी होता है। जैसे कि अपन देखते हैं ये एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में कई प्रकार के कण उपस्थित हैं, अभिकारक अणु उपस्थित हैं बच्चों। तो ये अगर जब हम इसमें जियोलाइट डालते हैं तो इस जियोलाइट में वे ही कण इसकी सतह पर चिपकेंगे, अधिशोषित होंगे, जिनका आकार जो है इसमें उपस्थित पोर के आकार के बराबर होता है, छिद्रों के आकार के समान होगा। तो इसमें मान लीजिए ये जो कण है इनका आकार इसके छिद्रों के बराबर है, तो केवल ये कण ही इस पर अधिशोषित होंगे, बाकी जो कणों का आकार बड़ा है वो विलयन में रह जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जियोलाइट जो है विलयन में उपस्थित इन कणों को अपनी ओर चिपका लेगा, खींच लेगा या अधिशोषित कर लेगा और उनकी रिएक्शंस हो जाएगी। तो इस प्रकार जियोलाइट जो होता है वो वर्क करता है। जब हम बात करते हैं पानी के हार्डनेस और सॉफ्टनेस की, तो उस समय जो हम जियोलाइट काम में लेते हैं वो हाइड्रेटेड जियोलाइट होता है, मतलब उसमें वाटर के मॉलिक्यूल उपस्थित होते हैं, उसे गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब हम बात करते हैं कैटालाइसिस की, उत्प्रेरण की, तो उस समय हमें जियोलाइट को गर्म करके वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें से रिमूव करना पड़ता है ताकि उसमें उपस्थित पोर्स जो हैं वो वहां पर खाली हो जाए और उसमें और अभिकारक आ सकें और उत्पाद का निर्माण हो सके। इसलिए बच्चों इस दो बातों का बड़ा ध्यान रखना कि जब वाटर की सॉफ्टनेस और हार्डनेस की बात होती है, यानी जब हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदला जाता है, जिसको हम कहते हैं परम्यूटेड प्रोसेस, उस परम्यूटेड प्रोसेस में जियोलाइट का जो उपयोग करते हैं वो हाइड्रेटेड जियोलाइट होता है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स उपस्थित रहते हैं, रिमूव नहीं किए जाते। लेकिन जब हम कैटालाइसिस की बात करते हैं तो जियोलाइट को गर्म करके उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया जाता है ताकि अभिकारक उन पोर्स में आ सके और अभिक्रिया संपन्न हो सके। अब अपन बात करते हैं कि जियोलाइट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं और उनका उपयोग क्या क्या होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ जियोलाइट्स बच्चों,
तो इसका पहला एग्जांपल है कि जियोलाइट के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो एक तो होता है ZSM5। इसको 5 इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी मोलिकुलर पोरोसिटी जो होती है वो 5 होती है। इसका फुल नेम जो होता है वो जियोलाइट सीव मोलिकुलर पोरोसिटी 5 होता है। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है HX AlO2 का X SiO2 का होल 96 -X और 16 H2O। सेकेंड जो जियोलाइट होता है वो होता है परम्यूटेट। सेकेंड एग्जांपल इसका फॉर्मूला होता है Na2 Al2 Si2O8 और X अणु जो होते हैं इसमें वाटर के होते हैं। इसी तरह से तीसरा जो एग्जांपल है वो है इरियोनाइट। इरियोनाइट जो होता है इसमें सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम सारे के सारे धातु पाए जाते हैं। और वही AlO2 और SiO2 जो होते हैं सिलिकेट्स और एल्यूमिनेट इसमें पाए जाते हैं। और 6 अणु इसमें जल के होते हैं। इनका उपयोग क्या क्या होता है, ये जितने भी प्रकार के जियोलाइट हैं ये कहीं ना कहीं काम आते हैं सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस में। तो देखते हैं अपन सबसे पहले जो मेन जो एग्जांपल है वो है SM5 जो होता है। इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। ये जो होता है वो अल्कोहल को पेट्रोलियम यानी गैसोलीन में बदल देता है। ये पेट्रोल बनाने के काम आता है। सेकंड जो है ये मेथेनॉल ZSM5 जो होता है वो मेथेनॉल को कार्बीन में बदल देता है। और कार्बीन जो होता है वो कई प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स के मिश्रण बनाने में काम आता है, जैसे मैथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन टोलुइन बेंजीन इत्यादि हाइड्रोकार्बन्स इससे बनाए जा सकते हैं। और अपन तीसरी बात करते हैं कि वाटर के सॉफ्टनेस की। जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर बच्चों इसलिए होता है क्योंकि जब पानी के अंदर जल के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन इंक्लूड हो जाते हैं उसमें पाए जाते हैं तो वाटर जो होता है वो हार्ड वाटर कहलाता है। इसमें से अगर हम कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को निकाल दें रिमूव कर दें तो वाटर जो होता है वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस कार्य को करने के लिए एक जियोलाइट होता है परम्यूटेट। परम्यूटेट क्या करता है, इसमें से कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस होते हैं उनको अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है और वो पानी में से रिमूव हो जाते हैं और वाटर जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। तो वाटर के सॉफ्टनेस की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं परम्यूटेट प्रोसेस। इसके अंदर परम्यूटेट नामक जियोलाइट काम आता है जो मुख्य रूप से आरओ के अंदर भी लगाए जाते हैं, उसमें भी जियोलाइट बना रहता है, रॉड्स जो होती हैं, तो उसमें बहुत अधिक इसका उपयोग हो रहा है, परम्यूटेट का भी उपयोग किया जाता है। फिर अपन इसका चौथा जो उपयोग है वो देखते हैं कि पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज जो होती है, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं पेट्रोकेमिकल, उसमें कार्बन के भंजन और समावयवीकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है, जिससे ईंधन तेल जो होता है फ्यूल ऑयल जो जितने भी होते हैं उनकी क्वालिटी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार बच्चों अपन ने इस पार्ट 8 जो है इसका सरफेस केमिस्ट्री का, उसमें अपन ने आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण को पूर्ण रूप से और अच्छी तरह से समझ लिया है। अब अगर आपको ये और भी अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।